भारत के भूगोल में आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति क्या है और उसका कितना विस्तार है, इस टॉपिक को पढ़ेंगे अपन। भारत की स्थिति एवं विस्तार, इसको अपन दो भागों में पढ़ लेंगे। पहले अपन स्थिति, उसके बाद में विस्तार। भारत की पहले स्थिति पढ़ी जाएगी, उसके बाद में उसका विस्तार। दो भाग कौन कौन से, जैसे टॉपिक का नाम ही दे रखा है भारत की स्थिति एवं विस्तार, तो उसमें एक तो अपन पढ़ेंगे भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, और दूसरे टॉपिक का नाम रहेगा भारत का विस्तार। भारत की स्थिति और दूसरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे भारत का विस्तार। भारत का विस्तार। भारत को सामान्य जानकारी के रूप में उसका प्रारंभ स्थिति एवं विस्तार से होता है। और भारत की स्थिति एवं विस्तार में अपन देखें तो भारत की स्थिति क्या है, अक्षांश की दृष्टि से, देशांतर की दृष्टि से, विश्व के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में वो कहाँ पर स्थित है। और विस्तार की बात करें तो विस्तार में उसका विस्तार कितना है, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, उनके राज्यों में क्षेत्रफल में बड़े कौन से हैं, छोटे कौन से हैं, जिले कौन से छोटे बड़े हैं, केंद्र शासित प्रदेश छोटे बड़े कौन से हैं, और साथ में उसके विस्तार है तो उसका विस्तार किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है, कहाँ पर जलीय सीमा बनाता है। इस रूप में विस्तार में तो क्षेत्रफल, आकृति और सीमा पढ़ी जाती है। और स्थिति के रूप में स्थिति दो रूपों में पढ़ी जाती है। एक अपन स्थिति की बात करें भारत की स्थिति, तो स्थिति को वापस अपन पुनः दो भागों में बांट लेते हैं, जिसमें एक तो पढ़ी जाती है अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। और दूसरा पढ़ा जाता है देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति। अब भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है और देशांतरीय स्थिति क्या है। और भारत के विस्तार में अपन जो पढ़ेंगे, भारत के विस्तार में पढ़ा जाता है तीन पॉइंटों के रूप में। एक तो भारत का जो है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात करेंगे, और साथ में भारत की आकृति कैसी है, आकृति, और सी पॉइंट पढ़ेंगे, उसका नाम है सीमा, बॉर्डर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है, कौन से देशों के साथ बनाता है, कितने किलोमीटर बनाता है, कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, और उस सीमा का नाम क्या है, बॉर्डर का नाम क्या है, उसका निर्धारण कब हुआ है, वो सब पढ़ा जाएगा। तो भारत की स्थिति में भारत की स्थिति के रूप में तो अपन अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति को पढ़ेंगे। और भारत के विस्तार में अपन उसका विस्तार क्षेत्रफल के रूप में, भारत की आकृति कैसी है, और भारत की सीमा के बारे में तीन पॉइंटों में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन बात करेंगे भारत की स्थिति। सबसे पहले अपन भारत की स्थिति को पढ़ेंगे। तो भारत की स्थिति की अपन बात करें तो भारत की स्थिति क्या है और किस दृष्टिकोण से, तो सबसे पहला पॉइंट अपना रहेगा भारत की स्थिति। भारत की स्थिति। अब भारत की क्या स्थिति है। अब भारत की स्थिति देखें तो सामान्य रूप से देखें तो भारत अक्षांश की दृष्टि से किस गोलार्ध में है, देशांतर की दृष्टि से किस गोलार्ध में है, फिर एशिया के संदर्भ में कहाँ पर है। तो गोलार्धों की दृष्टि से एशिया के संदर्भ में वो भारत की स्थिति क्या है, पूरे विश्व के संदर्भ में भी देखें तो इसको समझने के लिए अपन बात करेंगे इस ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है। तो इस रूप में देखें तो अक्षांश की दृष्टि से जो ये अपनी 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, जिसे अपन देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। और ये भूमि के मध्य में, भूमि को, इस पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती हुई जो रेखा खींची गई है, इसे कहते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत रेखीय और निम्न दाब रेखीय भी कहा जाता है इसे। और इसके किस दिशा में भारत स्थित है। तो ग्लोब पर
जो पश्चिम से पूर्व की ओर रेखाएं खींची जाती है ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है, और उत्तर से दक्षिण में जो रेखाएं खींची जाती है वो देशांतर रेखाएं कहलाती है। अब अक्षांश की दृष्टि से देखें तो इस 0 डिग्री के भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अब अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये दो भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। इस दृष्टि से देखें तो अपना भारत उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। अक्षांश की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। और दूसरी बात आती है देशांतर की। जो देशांतर रेखा है वो उत्तर से दक्षिण खींची जाती है और इनमें 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और ये पूरी पृथ्वी को देशांतर की दृष्टि से दो भागों में बांटती है। इसका पूर्व का भाग है वो पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, और पश्चिम दिशा में स्थित भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। तो इस दृष्टि से देखें तो भारत किस गोलार्ध में आ गया है, पूर्वी गोलार्ध में, और ये गोलार्ध कौन सा हो गया, पश्चिमी गोलार्ध। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षांश की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है, तो अक्षांश की दृष्टि से भारत कहाँ हो गया है, विश्व के संदर्भ में देखें तो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर की दृष्टि से देखें तो भारत किस गोलार्ध में हो गया, पूर्वी गोलार्ध में। तो अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से पूरा विश्व है 4 भागों में बांट दिया गया है। ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया अपना दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, और ये हो गया उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। अब इन 4 गोलार्धों में पूरे विश्व में भारत की जो स्थिति रहेगी वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत पूरे विश्व के संदर्भ में भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दूसरी बात करें कि अब एशिया के संदर्भ में, तो एशिया के संदर्भ में ये पूरा एशिया महाद्वीप है जो आपको लगभग पिंक कलर में दिखाई दे रहा है। अब इसके संदर्भ में देखें तो भारत कहां पर स्थित है, दक्षिण में। तो भारत की स्थिति क्या है विश्व के संदर्भ में, तो भारत की स्थिति विश्व के संदर्भ में देखें ग्लोब पर, तो अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, अर्थात अक्षांश व देशांतर की दृष्टि से वो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जबकि ये एशिया के संदर्भ में पूछा जाए तो एशिया के संदर्भ में ये कहां पर है, तो एशिया के संदर्भ में ये दक्षिण में स्थित है। अब ये भारत की स्थिति हो गई, तो लेकिन अब इसको अलग से फिर पढ़े 2 भागों में पुनः बांटकर, तो अब इसमें से भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है और उसके बाद में इस भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है। लेकिन वो आगे बढ़ने से पहले अपन केवल इसी का रिवीजन कर ले कि भारत की स्थिति और भारत की स्थिति किन किन रूपों में। तो भारत की स्थिति अक्षांश की दृष्टि से भारत कहां पर स्थित है, अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब अक्षांश की दृष्टि से भारत कहां स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये तो अपन ने अक्षांश की दृष्टि से भारत की बात स्थिति देख ली है। और दूसरी बात करें देशांतर की दृष्टि से, तो देशांतर की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहां पर स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब सामान्य रूप से बात करें तो अक्षांश व देशांतर की दृष्टि से पूरी पृथ्वी पर भारत कहां स्थित है, तो वो भारत कहां आएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहां पर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अक्षांश व देशांतर की दृष्टि से भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश व देशांतर की दृष्टि से, देशांतर की दृष्टि से भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध में स्थित है। और एशिया के संदर्भ में भारत कहां स्थित है, तो एशिया के संदर्भ में भारत कहां स्थित था, दक्षिण में। तो एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति देखें तो एशिया के संदर्भ में भारत एशिया के
संदर्भ में भारत दक्षिण में स्थित है। भारत दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित है। अब ये तो भारत की स्थिति हो गई विश्व के संदर्भ में। अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध, देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध, मतलब संयुक्त रूप से अक्षांश देशांतर की दृष्टि से भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया के संदर्भ में भारत दक्षिण दिशा में स्थित है। अब इसकी भारत की स्थिति की अपन और बात करें तो अब इसको वापस अपन ने कितने भागों में बांट लिया था कि अब भारत की एक अक्षांशीय स्थिति और दूसरी देशांतरीय। अब भारत की स्थिति तो सामान्य रूप से अपन ने विश्व के संदर्भ में पढ़ ली। अब भारत की अक्षांशीय स्थिति भी पढ़नी पड़ेगी, साथ में देशांतरीय स्थिति भी। तो भारत की स्थिति के अंदर अब भारत की स्थिति देशांतर की अक्षांश की दृष्टि से कहां तक है और साथ में देशांतर की दृष्टि से कहां तक है। तो इनमें अपन देखें तो भारत की अक्षांशीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति, यह तो स्पष्ट हो गया कि भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में तो है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में भी कहां तक है। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। अक्षांशीय स्थिति अपन मैप में देखें तो ये भारत तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है और 0 डिग्री के उत्तर में होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन इसकी अक्षांशीय स्थिति ये प्रारंभ कहां से होता है। प्रारंभ कहां से होता है। 0 डिग्री के लगभग अपन उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो लगभग 1, 2, 3 ऐसे अक्षांश के रूप में अपन बढ़ते जाएंगे। जब अपन 8 डिग्री की ओर जाएंगे, 8 डिग्री और 4 मिनट अक्षांश रेखा पर जाएंगे तो भारत की मुख्य भूमि प्रारंभ होगी। भारत की मुख्य भूमि प्रारंभ होगी। अब भारत यहां 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है और इसके बाद में कहां तक, फिर 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11, 12 ऐसे करते हुए 37 डिग्री और 100 मिनट, 37 डिग्री 100 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाएंगे, तब अपने भारत की क्या है, मुख्य भूमि। अब अक्षांश की दृष्टि से देखें तो 0 डिग्री के उत्तर में कहां तक, 8 डिग्री 4 मिनट से अपने भारत की मुख्य भूमि प्रारंभ हो जाती है और वहां से भारत की भूमि प्रारंभ होकर फिर 37 डिग्री 100 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की क्या है, मुख्य भूमि है। यह तो अपनी अक्षांश की स्थिति हो गई, लेकिन किसी भी देश की केवल अक्षांशीय स्थिति से उसका ग्लोब पर पता नहीं लगाया जाता है, साथ साथ में देशांतरीय स्थिति भी पता लगाया जाता है। क्योंकि अब अपन ने 8 डिग्री 4 मिनट पर तो ये कई सारे देश आ रहे हैं। अब उत्तरी गोलार्ध में तो ये पूरा उत्तरी अमेरिका भी आ रहा है, अफ्रीका का भाग भी आ रहा है, यूरोप, एशिया सब आ रहे हैं। अब इस पे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 100 मिनट में तो ये पूरा भूभाग आ रहा है। अब इसमें से भारत कहीं पर भी हो सकता है। इसके साथ साथ में फिर देशांतरीय स्थिति स्पष्ट करती है कि फिर वो ये भूभाग देशांतर की दृष्टि से किसके मध्य आता है, तब जाके उसकी पूर्ण यथार्थ स्थिति सामने आती कि वो विश्व के संदर्भ में कहां पर स्थित है। तो भारत की अपन ने अक्षांशीय स्थिति देखी तो वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से तो मुख्य भूमि से प्रारंभ हुआ और 37 डिग्री 100 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत समाप्त हो गया। इसके ऊपर 40 डिग्री 45 डिग्री पे अपनी भारत की मुख्य भूमि नहीं है, वो रूस की, यूक्रेन की, उज्बेकिस्तान उन देशों की भूमि है, लेकिन उसके आगे भारत की भूमि नहीं है। और ये जो भारत की मुख्य भूमि है ये 0 डिग्री से कितने किलोमीटर उत्तर में जाने पर प्रारंभ होती है। तो ये 0 डिग्री से अपन जब 877 किलोमीटर, कितने 877 किलोमीटर उत्तर की ओर जाएंगे 0 डिग्री से, तब जाके अपने भारत की मुख्य भूमि प्रारंभ होती है। और वो प्रारंभ कहां से होगी, वो होगी केप कैमोरिन। केप कैमोरिन है कन्याकुमारी में और कन्याकुमारी है तमिलनाडु राज्य में। वहां से ये अपनी भूमि प्रारंभ होगी और दक्षिण से प्रारंभ होकर उत्तर में कहां तक, इंदिरा कॉल। और ये इंदिरा कॉल पॉइंट कहां पर है, लद्दाख में 37 डिग्री 100 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और वहां पर जाकर ये भारत की अपनी मुख्य भूमि क्या हो जाएगी, समाप्त। तो दक्षिण से लेके उत्तर तक भारत की कुल लंबाई कितनी हो जाती है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और इस प्रकार से अपने पूरे भारत के अंदर ये कुल कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है।
अक्षांश रेखाओं की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट माइनस कर लो तो 29 डिग्री 2 मिनट आ जाता है। तो भारत से कुल कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है या भारत कितनी अक्षांश रेखाओं में विस्तृत है, तो 29 डिग्री 2 मिनट के रूप में भारत क्या है, विस्तृत है। और इन अक्षांश रेखाओं के द्वारा किसका निर्धारण होता है, जलवायु का, क्योंकि सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती है वो कहां पर पड़ती है, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा। अब जो यहां पर कर्क रेखा के आसपास का भूभाग है वो तो रहेगा उष्ण, और इससे धीरे धीरे दूर ध्रुवों की ओर जाएगा। उस भूभाग की जलवायु कैसी हो जाएगी, उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंध। तो इस प्रकार से जो अक्षांश रेखाएं हैं वो किसका निर्धारण करती है, तो अक्षांश रेखाएं हैं वो जलवायु का निर्धारण करती है। और इस भारत के मध्य से जो अक्षांश रेखा गुजरती है मुख्य रूप से, तो वो है कौन सी, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे अपन कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है 8 राज्यों से। और बात करें कि ये मुख्य भूमि तो 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होती है, लेकिन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो ग्रेट निकोबार पर है। और वो कहां पर है, तो वो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। वहां कर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो 6 डिग्री 45 मिनट से प्रारंभ होता है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। उसका एक उपनाम भी है पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लासिंग पॉइंट, ये उसके उपनाम भी है। लेकिन वो पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और इस पॉइंट की भूमध्य रेखा से दूरी पूछे तो कितनी है, 740 किलोमीटर। कितनी है, 740 किलोमीटर है। जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है, उसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, कितने किलोमीटर उत्तर में है, तो 740 किलोमीटर उत्तर में है। अब अपन इस भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो अक्षांशीय स्थिति भारत की क्या रहेगी। इसमें भारत का अक्षांशीय स्थिति में अक्षांश और साथ में अक्षांश के साथ में कौन सा स्थान है, राज्य कौन सा है, दूरी कितनी है और कौन सी दिशा। अब भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो भारत की अक्षांशीय स्थिति किन अक्षांशों से प्रारंभ होता है और कहां तक, और जो स्थान प्रारंभ होता है जिस अक्षांश पर वो स्थान कौन सा है, जहां पर एंड होता है वो अक्षांश कौन सा है, और फिर उनके कौन से राज्य में है वो स्थान, उन सब की अपन बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, यहां से भारत का अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यहां तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब अपन बात करें इसमें कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश ये किस स्थान पर है, तो ये किस स्थान पर है, केप कैमोरिन, केप कैमोरिन। और केप कैमोरिन कहां पर है, कन्याकुमारी में। केप कैमोरिन कहां पर है, कन्याकुमारी में। और ये केप कैमोरिन, फिर बात करें ये राज्य कौन से राज्य में है, तो राज्य की बात करें तो ये कौन से राज्य में है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और तमिलनाडु भारत की किस दिशा में है और इनकी आपस में दूरी कितनी है, तो दिशा की बात करें कौन सी दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में है। दिशा, तो ये दक्षिण दिशा में, भारत की किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। और फिर इसकी दूरी आपस में दक्षिण से लेके वहां उत्तर तक कितनी हो जाएगी। अब यहां पर इस क्षेत्र की बात करें 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये किस स्थान पर है, तो ये है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अंतिम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल है। और इंदिरा कॉल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वो राज्य की बात करें तो वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा,
लद्दाख। कहां पर है इंदिरा कॉल? लद्दाख में। और लद्दाख भारत की किस दिशा में है? दिशा की बात करें तो वो उत्तर दिशा में है। अब दूरी की बात करें कि दक्षिण से लेके उत्तर तक कुल दूरी कितनी है, तो वह है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। केप कैमोरिन से लेके इंदिरा कॉल तक जो भारत की दक्षिण से उत्तर तक कुल लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति में अक्षांशीय विस्तार कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश ये कहां पर है? तो ये केप कैमोरिन कन्याकुमारी से वहां पर स्थित है। और केप कैमोरिन किस राज्य में? तमिलनाडु में है। और ये भारत की किस दिशा में है? दक्षिण में। और कहां तक उसका अक्षांशीय विस्तार है? तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और यहां पर इस अक्षांश पर अंतिम बिंदु है वो है इंदिरा कॉल, और वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। और लद्दाख भारत के उत्तर में स्थित है। इस प्रकार दक्षिण से लेकर उत्तर तक की भारत की कुल लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। अब अक्षांशीय जो रेखाएं हैं, अब भारत का कुल कितना अक्षांशीय विस्तार है? भारत कितनी अक्षांश रेखाओं में फैला हुआ है? तो एक तो भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो वो अक्षांश में मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और दूसरा वो ऑप्शन में न देकर अक्षांश रेखाओं का कुल अनुपात कुल रेखाओं का डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो वो कितना रहेगा? अब वो आप निकाल सकते हो। 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट माइनस करोगे तो 29 डिग्री और 2 मिनट आ जाएगा। तो भारत का जो कुल अक्षांशीय विस्तार है वो 29 डिग्री वो 2 मिनट में है। कितना है? अगली पंक्ति में अपन लिखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट में है। अब भारत कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? तो 29 डिग्री 2 मिनट में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांशों में फैला हुआ है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांश है। और इसमें अपन सामान्य रूप से बात करें तो अक्षांश रेखाएं किनका निर्धारण करती है? अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती है। अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती है। अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है? जलवायु का निर्धारण करती है। और अक्षांश रेखाओं में और दूसरी बात करें कि भारत का सबसे मुख्य भूमि का तो दक्षिणी बिंदु केप कैमोरिन था। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। अक्षांश रेखाओं में और बात करेंगे अपन तो साथ में एक कर्क रेखा अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है। एक भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, उसकी भी अपन बात करेंगे। लेकिन इनको अपन मैप के रूप में भी समझ लेते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार किस रूप में कितना है। तो भारत के मैप के रूप में अपन देखें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान के बाद पंजाब, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, अब भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? मैप के रूप में अपन देखें तो अब भारत का जो मुख्य भूमि है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ हुआ और यहां से प्रारंभ होकर फिर यहां पर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर क्या हो गया? समाप्त। और यहां पर दक्षिण में सबसे
प्रमुख बिंदु कौन सा था? तो यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट पर जो प्रमुख स्थल था उसका नाम था केप कैमोरीन। केप कैमोरीन, केप कैमोरीन। यहां से प्रारंभ होकर और भारत का जो उत्तर में कहां तक विस्तार था, तो उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट पर अपना जो बिंदु था उसका नाम था इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में। अब दक्षिण से लेके उत्तर तक भारत की कुल लंबाई कितनी थी? तो लंबाई की बात करें तो वो थी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और साथ में भारत की जो मुख्य भूमि है ये 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री के कितने किलोमीटर उत्तर में भारत की मुख्य भूमि है? तो 0 डिग्री से भारत 877 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, 877 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। तो भारत की मुख्य भूमि की बात करें वो 0 डिग्री के कितने किलोमीटर उत्तर में जाने पर प्रारंभ होता है? तो उसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है मुख्य भूमि की, केप कैमोरीन की? तो वो 877 किलोमीटर है। और इस रूप से 8 डिग्री 4 मिनट से 9, 10 ऐसे करके भारत से कुल कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है? तो 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांश रेखाएं गुजरती है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 29 डिग्री 2 मिनट में फैला हुआ है। और भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है अपना? तो वो ग्रेट निकोबार पर यहां पर स्थित है, जिसका नाम है 6 डिग्री 45 मिनट पर, और जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट पर है। और इसकी बात करें ये भूमध्य रेखा के कितने किलोमीटर उत्तर में है? तो ये भूमध्य रेखा के 740 किलोमीटर उत्तर में है। कितना है? 740 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसकी बात कर ली। अब अक्षांश रेखाओं में मुख्य रूप से जो अक्षांश रेखा अपनी रहेगी वो कौन सी है? तो वो है अपनी कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा भी कहा जाता है। अब ये कर्क रेखा है, ये राजस्थान के लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहां पर ये सबसे पहले गुजरती है, इस राज्य का नाम है गुजरात। पश्चिम से पूर्व की ओर बात करें तो ये गुजरात, गुजरात के बाद में यहां पर ये राजस्थान, राजस्थान सबसे कम ये राजस्थान से गुजरती है। उसके बाद में यहां पर ये एमपी, एमपी से गुजरती है। एमपी के बाद में यहां पर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में ये अगला आता है अपना राज्य जिसका नाम है झारखंड, झारखंड, झारखंड के बाद में ये गुजरती है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में ये गुजरती है त्रिपुरा, त्रिपुरा, और उसके बाद में ये आता है मिजोरम। तो ये भारत के पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से कितने 8 जिलों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। इनमें सर्वाधिक इसकी लंबाई है वो मध्य प्रदेश में और न्यूनतम राजस्थान में। राजस्थान में ये राजस्थान के दक्षिण में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। अब इस कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा के दक्षिण में जो भारत है उसकी जलवायु तो है उष्णकटिबंधीय, और इसके उत्तर की ओर जो अपनी जलवायु है वो शीतोष्ण कटिबंधीय है। लेकिन भारत के दक्षिणी भाग में समुद्र होने के कारण यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, और विशेषकर यहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मानसून का अधिक प्रभाव होने के कारण यहाँ पर मानसून प्रकार की जलवायु भी कह सकते हैं। लेकिन अक्षांश की दृष्टि से देखें तो ये भारत का दक्षिणी भूभाग है, ये तो उष्णकटिबंधीय में आता है, और जबकि उत्तर का भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो अपने इसमें अपन बात करेंगे अब कर्क रेखा की भी साथ में करेंगे, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ तक अपन ने ये सामान्य रूप से ये पढ़ लिया है एक मैप के रूप में भी।
जिसमें अपन ने ये पॉइंट भी लिख लिया, अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती है। अब केप कैमोरिन जो कि मुख्य भूमि है वो भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है? तो केप कैमोरिन भूमध्य रेखा से 877 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। 877 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। जो केप कैमोरिन भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है मुख्य भूमि का, वो भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर उत्तर में है? तो 877 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। अब और अपन सामान्य रूप से बात करें तो इसकी बात करेंगे अपन कर्क रेखा की। कर्क रेखा के साथ में अपना भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है उसकी भी बात करेंगे। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है, किस अक्षांश पर स्थित है, इसका उपनाम क्या है, उसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो वो भी बात अपन लिखेंगे। तो अगला अपन लिखेंगे इंदिरा पॉइंट। अभी तक ये अक्षांशों की बात हो रही है। इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है, किस अक्षांश पर स्थित है, कौन से स्थान पर है, इसके उपनाम क्या है? स्थिति। तो इसकी स्थिति क्या है? 100 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये 100 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और कौन से द्वीप पर? ग्रेट निकोबार द्वीप पर। ग्रेट निकोबार द्वीप पर है ये, ग्रेट निकोबार द्वीप पर। और इसकी बात करें तो ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट, दक्षिणी बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। इसकी उपनाम की बात करें, उपनाम, तो इसके उपनाम क्या है? इसको कहा जाता है पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट। दूसरा इसका उपनाम है पिगमेलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट। और इसे कहा जाता है लाचिंग पॉइंट। लाचिंग पॉइंट, ये इसके क्या है? उपनाम। और जो इंदिरा पॉइंट है ये भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर उत्तर में स्थित है? 0 डिग्री से कितने किलोमीटर जाने पर इसका जो मुख्य भूमि है, ये जो इंदिरा पॉइंट है ये आता है। ग्रेट निकोबार पर भूमध्य रेखा से तो कितने किलोमीटर? तो अगली बात करें इसकी भूमध्य रेखा से दूरी, और साथ में ये जलमग्न कब हो गया था? भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो 740 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से दूरी, तो भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 740 किलोमीटर। 740 किलोमीटर। और ये 2004 की सुनामी के अंदर जलमग्न भी हो गया। ये 2004 में सुनामी के कारण जलमग्न हो गया। सुनामी के कारण जलमग्न हो गया। जलमग्न हो गया। जलमग्न हो गया। तो ये अपने किसकी बात की है? इंदिरा पॉइंट की बात की है। अक्षांश बिंदु में जो अपने अक्षांश की दृष्टि से भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा था? इंदिरा पॉइंट।
इसकी स्थिति 100 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसके उपनाम पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, लासिंग पॉइंट है। और इसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो ये भूमध्य रेखा से 740 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। और ये 2004 में आई सुनामी के कारण क्या हो गया था, जलमग्न हो गया था। अब और अपन अक्षांशीय स्थिति में बात करें तो भारत की मुख्य अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे अपन कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा की भी बात करेंगे। कर्क रेखा, कर्क रेखा ये भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा इसे कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। अब ये भारत के कहां से गुजरती है, उत्तरी अक्षांश रेखा यह भारत के मध्य से गुजरती है। यह भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है। और ये मध्य से गुजरती है और भारत को कितने जलवायु में बांटती है, 2 जलवायु कटिबंधों में बांटती है, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। यह भारत को 2 जलवायु कटिबंधों में बांटती है, जलवायु कटिबंधों में बांटती है, कटिबंधों में बांटती है। यह भारत को 2 जलवायु कटिबंधों में बांटती है। इसके दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय भारत है वो उष्ण कटिबंध में आता है, और इसके उत्तर में जो उत्तर भारत है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है। और यह भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो उनका भी पश्चिम से पूर्व सही क्रम, यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें अपन पश्चिम से सही क्रम देखें तो सबसे पहले ये गुजरात, पश्चिम से बात करें गुजरात, गुजरात के बाद में कौन से राज्य में, राजस्थान, राजस्थान के बाद में ये कहां से गुजरती है, तो राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से ये कहां पर, छत्तीसगढ़ से झारखंड, झारखंड, झारखंड से ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से ये त्रिपुरा, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में 8 नंबर ये कहां पर जा रही है, तो ये मिजोरम। तो पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या रहेगा, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और कौन सा, मिजोरम। जिसमें सर्वाधिक इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में है और न्यूनतम इसकी लंबाई कहां पर है, राजस्थान में है। इसमें और बात करें निकटतम स्थान की भी बात करेंगे, सर्वाधिक विस्तार, इसका सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, न्यूनतम विस्तार कहां पर है, न्यूनतम विस्तार, निकटतम शहर कौन सा है इसके, निकटतम शहर, तो इसके निकटतम शहर कौन सा है, निकटतम राजधानी कौन सी है, निकटतम राजधानी, निकटतम राजधानी।
तो इसके सर्वाधिक इसका विस्तार है वो है मध्य प्रदेश में। इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो वो सर्वाधिक विस्तार इसका मध्य प्रदेश में है। न्यूनतम विस्तार इसका राजस्थान में है। न्यूनतम विस्तार इसका कहाँ पर है, राजस्थान में। निकटतम शहर है उदयपुर। निकटतम शहर कौन सा है, उदयपुर। उदयपुर कौन सा, त्रिपुरा का। निकटतम शहर कौन सा है, त्रिपुरा है। और इसके निकटतम राजधानी की बात करें तो इसके निकटतम राजधानी है भोपाल और रांची। भोपाल मध्य प्रदेश, और दूसरी बात करें तो कौन सी, रांची। और रांची किसकी राजधानी है, झारखंड। तो भोपाल और रांची ये दो राजधानियां हैं जो इसके सबसे निकटतम है। और इस पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती है इस पर, किस पर, कर्क रेखा पर। इस पर सूर्य की सीधी किरणें, सूर्य की सीधी किरणें 21 जून को पड़ती है। सीधी किरणें 21 जून को पड़ती है, और इसलिए 21 जून को कर्क संक्रांति भी कहा जाता है, उत्तरी आयनात भी कहा जाता है, उत्तरी विषुवत भी कहा जाता है। तो ये कर्क रेखा के बारे में बात हुई। इस पर सूर्य की सीधी किरणें 21 जून को पड़ती है, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, जो प्रारंभ हुआ था 2015 में। अगली अपन बात करें तो अक्षांशीय स्थिति के बारे में अपन ने सामान्य रूप से बात कर ली थी कि अक्षांशीय, भारत की अब अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति में भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, कितनी है, और इसमें अक्षांशीय स्थिति में कौन दक्षिणी बिंदु कौन सा है। और इसमें साथ में अपन बात कर ली कर्क रेखा की, और कर्क रेखा के अलावा अब अपन जो बात करने जाएंगे तो भारत की स्थिति में अपन ने अक्षांशीय स्थिति पढ़ ली, तो बी पॉइंट अब क्या पढ़ना पड़ेगा अपन को, तो अक्षांशीय स्थिति पढ़ ली। अब बी पॉइंट अपन क्या पढ़ेंगे, तो वो भारत की कौन सी स्थिति पढ़ेंगे, देशांतरीय स्थिति। भारत की स्थिति पढ़ी तो भारत की स्थिति में अपन ने अक्षांशीय स्थिति पढ़ी। अक्षांशीय स्थिति क्या है, अब अक्षांशीय स्थिति पढ़ने के बाद में अपनी है देशांतरीय स्थिति। कौन सी, अब जैसे ही भारत की स्थिति कंप्लीट हो जाएगी, देशांतरीय स्थिति कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर अपना बी पॉइंट ये कौन सा रहेगा, भारत का विस्तार, जिसमें अपन क्षेत्रफल, आकृति और सीमा पढ़ेंगे। तो अब भारत की है बी पॉइंट अपना देशांतरीय स्थिति, भारत की देशांतरीय स्थिति, भारत की देशांतरीय स्थिति। पहली अक्षांशीय स्थिति हो गई, अब भारत की देशांतरीय स्थिति, भारत की देशांतरीय स्थिति। अब भारत की देशांतरीय स्थिति कितनी है, क्या है, भारत की देशांतरीय स्थिति, भारत की देशांतरीय स्थिति की बात करें तो भारत की देशांतरीय स्थिति, अब भारत देशांतर की दृष्टि से कहां पर है, अक्षांश की दृष्टि से तो उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट तक था, तो अब देशांतर की दृष्टि से कहां पर है। अब इसमें तो ये इस दृष्टि से देख लिया कि यहां पर भारत कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन अब देशांतर जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं खींची जाती है, जिनमें ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे ग्रीनविच रेखा, मानक रेखा भी कहा जाता है, अब इसके द्वारा पूरे विश्व को वापस 2 गोलार्धों में पूर्व और पश्चिम के रूप में बांट दिया गया है। अब इस दृष्टि से देखें तो भारत पूर्व में तो है, अक्षांश की दृष्टि से उत्तर में है, लेकिन पूर्व में कहां पर स्थित है, तो अपन पूर्व की ओर चले 1 2 3 ऐसे करते हुए देशांतरों को, तो जैसे ही अपन 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गए, तो अपना गुहर मोती जो सर क्रीक के पास में है गुजरात में, वहां से अपने भारत की भूमि प्रारंभ हो गई, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर अपने भारत की मुख्य भूमि क्या हो गई, समाप्त। तो देशांतर की दृष्टि से भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, मतलब 0 डिग्री की किस दिशा में जाना है, पूर्व की ओर, और पूर्व की ओर अपन कहां तक गए, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से अपना भारत प्रारंभ हुआ,
गुजरात के 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुजरात का गुवर मोती पॉइंट आया, वहां से अपनी भूमि प्रारंभ हो गई। और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर गए तो अपने भारत की भूमि समाप्त हो गई। उसके आगे अपना भारत नहीं है, चाइना का देश, चाइना है, म्यांमार है, वो देश है, अपना भारत की भूमि नहीं है। तो इस प्रकार से 97 डिग्री 25 मिनट पर किबीथु, और किबीथु कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक अपने भारत की भूमि थी। और यहाँ तक पश्चिम से पूर्व तक भारत की कुल लंबाई भी कितनी है? 2933 किलोमीटर लंबा है। और यहाँ तक कुल कितनी देशांतरों के रूप में भारत का विस्तार है? तो यहाँ पर 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरों में भारत का कुल क्या है? विस्तार है। अब देशांतर रेखाएं किस काम में आती है? अक्षांश रेखाओं के द्वारा तो जैसे सूर्य की किरणों के आधार पर अपन कटिबंध का, जलवायु का निर्धारण करते थे, देशांतर रेखाओं के द्वारा समय और तिथि का पता लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि देशांतर रेखा इस रूप में उत्तर से दक्षिण खींची जाती है और यहाँ पर यह पृथ्वी अपनी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और ऐसे घूमती है तो अब इस दिशा में घूमेगी तो सूर्य यहाँ पर है, तो सबसे पहले ये एक भाग, ये दूसरा भाग, ऐसे घूमती जाएगी और सूर्य की किरण प्रत्येक ऐसे क्षेत्र को कवर करती जाएगी। तो इस दृष्टि से इन एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणें हैं वो 4 मिनट का समय लेती है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का। तो सबसे पहले सूर्य यहाँ पर आएगा तो इस देशांतर से इस देशांतर में आने में 4 मिनट का समय ले रहा है। ये धीरे धीरे आगे की ओर ऐसे घूमती रहेगी और फिर प्रत्येक एक देशांतर के बाद में सूर्य की किरण धीरे धीरे यूँ आगे बढ़ती रहेगी, और आगे बढ़ने के बाद में उसका समय का और उसकी तिथि का पता लगाया जाता है कि कहाँ पर क्या समय हुआ। सूर्य उदय अस्त में जो अंतर पाया जाता है वो देशांतरों की वजह से ही पाया जाता है। अब जिसकी अपन आगे बात करेंगे कि देशांतर 1 मिनट में कितना समय, समय का अंतर क्या रहेगा, किस दिशा में आगे जाने पर, और ग्रीनविच रेखा से अपना जो समय कितना आगे है और अपनी मानक समय रेखा क्या है। तो सबसे पहले भारत की इस देशांतरीय स्थिति की बात करें तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर के मध्य, पूर्वी देशांतर के मध्य है, और अक्षांश की दृष्टि से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के। अब भारत अपना पूरे विश्व में ये इस भूभाग में इन अक्षांशों के मध्य और इन देशांतरों के मध्य स्थित है। ये भारत की अपनी क्या है? विश्व के संदर्भ में रियल स्थिति है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट पर तो समाप्त हो गया, और देशांतर की दृष्टि से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पर पूर्वी देशांतर पर समाप्त हो गया। अब अक्षांश देशांतर की दृष्टि से यह भारत की स्थिति है। अब अपन अक्षांशीय ये देशांतरीय स्थिति की बात करें तो देशांतरीय स्थिति क्या है? कितने देशांतर में फैला हुआ है? देशांतर, स्थान, राज्य, दिशा और साथ में दूरी। अब भारत देशांतर की दृष्टि से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से तो प्रारंभ होता है, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर क्या हो जाता है? समाप्त। पूर्वी देशांतर पर क्या हो जाता है? समाप्त। पूर्वी देशांतर पर समाप्त हो जाता है। पूर्वी देशांतर। अब 68 डिग्री 7 मिनट जो पूर्वी देशांतर है ये किस स्थान पर आता है? तो स्थान की बात करें तो ये कहां पर है? गुहर मोती। और गुहर मोती ये किस राज्य में है? तो राज्य की बात करें तो ये कौन से राज्य में है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। और गुजरात भारत की किस दिशा में है? तो पश्चिमी। कौन सी दिशा में है? पश्चिमी। अब अगली बात करें अपन कौन से? तो अगली बात करेंगे अपन 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर
ये बिंदु किस स्थान पर है? तो इस बिंदु की बात करें तो ये बिंदु है किबिथु। कहाँ पर? किबिथु। किबिथु किस राज्य में है? तो किबिथु कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश भारत के किस दिशा में है? तो पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। अब दूरी की बात करें तो पश्चिम से लेके पूर्व तक भारत की जो कुल दूरी है वो कितनी है? तो वो कुल दूरी है जो अपनी कितनी है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की भारत की जो कुल दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर कुल क्या है? भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी है। तो ये भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि गुअरमोती गुजरात में भारत के पश्चिम में है, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, जो कि यह किबिथु में है। किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है, और पश्चिम से पूर्व की कुल दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर है। अब देशांतर रेखाएं किसका निर्धारण करती है? अब भारत की देशांतरीय स्थिति में अपन कहाँ तक? तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ हुआ, और कहाँ तक? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर अपना भारत क्या हो गया? पूर्वी देशांतर अपना भारत समाप्त हुआ। अब इस 97 डिग्री 25 मिनट पर अपना अंतिम बिंदु कौन सा था? पूर्वी दिशा में किबिथु। और यहाँ पर पश्चिम में अपना 68 डिग्री 7 मिनट पर कौन सा बिंदु था? गुअरमोती। और ये गुअरमोती किसके करीब था? यहाँ पर प्रमुख स्थल है जिसका नाम है सर क्रीक। सर क्रीक। अब यहाँ से प्रारंभ होकर जो अपनी पूर्व की ओर जाए तो ये कहाँ तक? किबिथु तक। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर। अब भारत का विस्तार, देशांतरीय विस्तार कितने किलोमीटर में है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार की अपन बात करें तो भारत कितने देशांतरों में फैला हुआ है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में से 68 डिग्री 7 मिनट माइनस करो तो ये 29 डिग्री 18 मिनट में, मतलब ये 69, 70, 71 ऐसी कुल कितनी देशांतर रेखाएं भारत से गुजरती है? तो 29 डिग्री और 18 मिनट इतनी देशांतर रेखाएं भारत से गुजरती है। और इनमें से भी मानक समय रेखा भारत की कौन सी समय रेखा को मानी गई? अब इतनी देशांतर रेखाएं, और प्रत्येक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरण जैसे यहाँ पर आई, यहाँ से 4 मिनट में अगले सिन्नू पर पहुंची, फिर 95 पे पहुंची, 4-4 मिनट से धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचने में कितना समय? लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। ऐसे में प्रत्येक स्थान पर समय का भी अंतर आ जाएगा, समय भी अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या किया गया कि उस ग्रीन रेखा से 5.5 घंटे आगे 82.5 डिग्री देशांतर पूर्व की ओर अपन ने एक मानक समय रेखा मान ली, जो कि पूरे भारत का वहां पर जो स्थानीय समय होगा उसी समय को पूरा भारत का एक ही समय मान लिया गया। तो ये जो मानक समय रेखा है ये भारत के कहां से गुजरती है? मानक समय रेखा, ये मानक समय रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? यहां पर अपना ये श्रीलंका भी है, श्रीलंका। अब ये श्रीलंका से भी गुजरती है, और श्रीलंका की भी मानक समय रेखा कौन सी है? तो वो अपनी ये सेम है, कौन सी? 82.5 डिग्री। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। इसे मानक यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है इसे। और ये कौन कौन से राज्यों से? तो यूपी से ये एमपी से ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ से ये यहाँ पर आता है ओडिशा, और ओडिशा से ये यहाँ पर है आंध्र प्रदेश।
तो ये उत्तर से दक्षिण में कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो उत्तर से दक्षिण में देखें तो यूपी से एमपी, एमपी से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से ओडिशा, ओडिशा से आंध्र प्रदेश। और इसके साथ में ही अपन बात करें इसके कि ये कौन कौन से, इसी के कर्क रेखा और ये मानक समय रेखा, ये दोनों आपस में किस स्थान पर काटती है? तो मानक समय रेखा और जो अपनी मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है? तो वो सरगुजा। और सरगुजा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ जिले में। ये सरगुजा छत्तीसगढ़ में मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को क्या करती है? काटती है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है। अब इसमें अपन देशांतरीय स्थिति के रूप में ये बात की है, तो देशांतर की ये के बारे में अपन अगला लिखेंगे। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं या रेखाओं द्वारा, देशांतर रेखाओं द्वारा समय व तिथि का निर्धारण किया जाता है। समय व तिथि का निर्धारण किया जाता है। समय व तिथि का निर्धारण किया जाता है। निर्धारण किया जाता है। निर्धारण किया जाता है। जो देशांतर रेखाएं उसके द्वारा समय व तिथि का निर्धारण किया जाता है। भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरों में है। देशांतरों में है। देशांतरों में है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरों में है। भारत का कुल जो देशांतरीय विस्तार है 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरों में है। अब देशांतर रेखाओं के द्वारा समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणें कितना समय लेती है? तो ये किस रूप में होता है? जैसे पृथ्वी पश्चिम से किस दिशा से घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इस रूप में, और सूर्य यहाँ पर स्थित है, तो जैसे ये घूमती है, तो जैसे ही इसके सामने आई तो सबसे पहले सूर्य की किरण यहाँ पर पड़ी, यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे ये सूर्य की किरण प्रत्येक 4 मिनट बाद में एक देशांतर को पार करती है ऐसे। और ऐसे पार करते समय अब एक स्थल ये यहाँ पर गुजरात था, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश था, यहाँ पर सूर्य की किरण आ गई और यहाँ से एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लिया, तो 29 डिग्री को पार करने में 29 × 4 कर दो, कितना समय एक्स्ट्रा लगेगा? क्योंकि पूरी पृथ्वी है जैसी उबाउदार है, तो ऐसी स्थिति में ये स्थल पहले, तो यहाँ पर पहले सूर्योदय, फिर धीरे धीरे घूमकर ये सूर्य 2 घंटे बाद में इसके सामने आ रहा है सूर्य के, तो यहाँ पर 2 घंटे बाद में क्या होगा? सूर्योदय होगा। और भारत की जो मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री। तो अब अपन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब ये क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसका उपनाम क्या है और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भारत की मानक यामोत्तर रेखा। भारत की मानक यामोत्तर रेखा, यामोत्तर रेखा। और मानक यामोत्तर रेखा, और ये भारत की साथ में क्या है? यह भारत की मानक समय रेखा है। भारत की मानक समय रेखा है, समय रेखा है। ये कहां से गुजरती है? यह नैनी प्रयागराज, नैनी प्रयागराज
के निकट से गुजरती है, के निकट से गुजरती है, गुजरती है। और कितने राज्यों से? यह 5, यह 5 राज्यों से गुजरती है, ये 5 राज्यों से गुजरती है। ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से, इनकी भी बात करेंगे अपन। उत्तर से किस दिशा में? दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से ये आती है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से कहां पर? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से ये ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा के बाद में 5 नंबर ये कहां पर? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसकी उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या रहेगा? तो उत्तर से दक्षिण में सही क्रम रहेगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इसकी बात करें तो मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, समय रेखा व करक रेखा, व करक रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है? एक दूसरे को सरगुजा छत्तीसगढ़ में काटती है, सरगुजा छत्तीसगढ़ में काटती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या काटती है। कहां पर? सरगुजा छत्तीसगढ़ में। तो मानक समय रेखा और करक रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है? तो सरगुजा छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को यह प्रतिच्छेद करती है। और अपन इस मानक समय रेखा है ये GMT, ग्रीनविच मेन टाइम जो है, जो कि इंग्लैंड में है, वहां से उस समय रेखा से 0 डिग्री समय रेखा से कितने घंटे आगे है अपना जो मानक समय, कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे, क्योंकि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लेती है, तो 82.5 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लेगी? तो उसके साथ में 82.5 के साथ में 4 इंटू कर दो। तो इस दृष्टि से देखें तो अपना समय है जो ग्रीनविच मेन टाइम रेखा है उससे कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। अगली पंक्ति में भारत का मानक समय GMT, ग्रीनविच मेन टाइम, GMT से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। अपना जो टाइम है ग्रीनविच मेनविच टाइम है उससे कितना आगे है? 5.5 घंटे। कैसे? कि 82 इंटू 4, मतलब एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। इस दृष्टि से 8 4 32, 328 है। फिर आधे घंटे को, आधे मिनट को पार करने में कितना लेगी? 2 मिनट। 2 मिनट और ऐड कर दो इसमें, क्योंकि ये 82.5 आधा ये हो गया, तो आधे को पार करने में 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट, आधे को पार करने में 2 मिनट का समय लेगी। तो 2 इसमें ऐड करो तो कुल कितने मिनट आगे है ये? 330 मिनट। 330 मिनट को अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे? घंटों में। तो 60 का भाग देंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे? तो ये सीधे 360 का भाग गया इसमें सीधा 5 बार 300, तो और पीछे कितने मिनट रह गए? 30। तो इस दृष्टि से देखें तो 5 घंटे 30 मिनट क्या है अपना मानक समय रेखा ग्रीनविच मेनविच से आगे है। जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है उसे अपना जो समय है वो कितने घंटे? 5.5 घंटे आगे है। और एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरण कितना समय लेती है? तो 4 मिनट का समय लेती है।
अब देशांतर की अपन सामान्य रूप से बात करें तो ये तो मानक समय रेखा हो गई। मानक समय रेखा की अपन ने बात कर ली, और मानक समय रेखा के बाद में अपन बात करें देशांतर की अलग से, तो सूर्य की किरण, पहले इसको अपन समझ भी लेते हैं किस रूप में। जैसे सूर्य की किरण, अब पृथ्वी इस दिशा में रोटेट हो रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो सबसे पहले ये भूभाग है सूर्य के समक्ष जाएगा ऐसे, और ऐसे जाएगा। सबसे पहले सूर्य की किरण यहाँ पहुंची, यहाँ पर पहुंची, तो यहाँ से जैसे जैसे ये पृथ्वी आगे घूमती जाएगी, तो यहाँ से ये सूर्य की किरण यहाँ पर आई, इसके बाद में यहाँ पर 4 मिनट, एक देशांतर को 4 मिनट में पार कर रही है, और ऐसे करते करते ये फिर जितने देशांतर है उनको 4-4 मिनट से क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही है। अब जो भारत है, इस भारत का ये अपना भाग है, ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब सबसे पहले यह भाग अपना सूर्य के समक्ष चला गया, यहां पर सूर्य की किरण आ गई 97 डिग्री 25 मिनट, सूर्योदय हो गया। और जबकि यह भूभाग कहां पर पड़ा है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर। अब ये पूरा का पूरा भारत यूं फैला हुआ इसे तिरछे रूप में, और सबसे पहले सूर्य की किरण 4 मिनट से यहाँ पर पहुंची। प्रत्येक 4 मिनट में, जैसे 97 पे पहुंची, 97 से 4 मिनट बाद सिन्नू, फिर 4 मिनट बाद 95, ऐसे करते प्रत्येक देशांतर को 4-4 मिनट से ऐसे पार कर रही है। तो माना कि यहाँ पर सूर्य उदय हो गया 5 बजे 97 डिग्री 25 मिनट पर, और अपना गुजरात का गुर मोती पड़ा है 68 डिग्री 7 मिनट पर। अब इन दोनों में अंतर कितना है, 97 में से 68 कम करो 29, और 25 में से 7 कम करो 18। अब भारत में कुल कितने देशांतरों का विस्तार है, तो 29 डिग्री 18 मिनट। अब एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरण कितना समय ले रही है, 4 मिनट का, तो 29 से गुणा किससे कर दो, 4 से। तो इस दृष्टि से 37 और 3 ये 111, मतलब 116 मिनट आ गए। अब 116 मिनट तो ये अक्षांशों के आ गए। अब इस 1 डिग्री को पार करने में, 1 डिग्री देशांतर को 4 मिनट ले रही थी, तो इस डिग्री के अंदर भी मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो फिर 1 मिनट को पार करने में समय कितना लेती है, तो 4 सेकंड का लेती है। और ऊपर सेकंड कितने हैं, 18 मिनट है। 18 मिनट, 1 मिनट को पार करने में 4 सेकंड, तो 18 मिनट को पार करने में कितना समय लेगी, तो ये 37 और 72 सेकंड। 72 सेकंड का मतलब 1 मिनट 12 सेकंड। तो 116 में अपन 1 मिनट तो जोड़ देंगे, 117 और 12 सेकंड ऊपर। और इसको घंटों में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा, 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड। तो यहाँ से यहाँ पर सूर्य उदय होने में लगभग कितना अंतर आ जाएगा, 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड। अब किबुतु में सूर्योदय 5 बजे हुआ है, तो उसके लगभग 2 घंटे बाद में 6:57 और 12 सेकंड पर जो सूर्योदय होगा वो कहां पर होगा, किबुतु में। कारण क्या है, पृथ्वी है ये ऊर्ध्वाधर रूप से भू आकार की है, भूवीय आकार की है, मतलब उभाव रूप से लिए हुए है। इस दृष्टि से अगर अपन ऐसे बात करें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर गुजरात है। अब इससे धीरे धीरे जब यहाँ सूर्योदय हो गया है तो ये पूरा पार्ट इसके बीच में आ गया, तो यहाँ पर अंधेरा रहेगा। जैसे जैसे ये ऐसे रोटेट होगी, धीरे धीरे ये सूर्य की किरणें आगे बढ़ेगी, और सूर्य की किरणें इस देशांतर से इस देशांतर तक 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय, और 1 मिनट देशांतर को पार करने में 4 सेकंड का समय लेती है, जिसको अपन अभी देखते हैं। यहाँ पर तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में, देशांतर को पार करने में सूर्य की किरण 4 मिनट का समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है, जबकि उस डिग्री के अंदर मिनट भी होते हैं। 1 मिनट
देशांतर को पार करने में, देशांतर को पार करने में, पार करने में 4 सेकंड, 4 सेकंड का समय लेती है। सूर्य की किरण कितना समय लेती है? 4 सेकंड का समय लेती है। अब 1 डिग्री देशांतर को पार करने में समय ले रही है वो तो कितना? 4 मिनट। और जबकि 1 मिनट देशांतर को पार करने में कितना समय ले रही है? तो वो ले रही है 4 सेकंड। अब इसी बात को आगे पढ़ते हैं। अब भारत का कुल देशांतरी विस्तार कितने भागों में फैला हुआ है? कितने देशांतर में फैला हुआ भारत? तो भारत 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर में फैला हुआ है। और इसको निकालना कैसे है? तो 97 डिग्री 25 मिनट में से माइनस कर लो 68 डिग्री 7 मिनट। तो अब 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट, तो कितने डिग्री है? 29। 29 इंटू क्या करोगे? 29 डिग्री इंटू 4 मिनट, कुल कितने मिनट हुए? 116 मिनट। दूसरी बात है, 1 मिनट देशांतर को पार करने में 4 सेकंड, कितने मिनट है? 18 मिनट इंटू 4 सेकंड, तो इस दृष्टि से कितने? 72 सेकंड। 72 सेकंड को अपन मिनट में बदले तो ये कितना हो जाएगा? 1 मिनट 12 सेकंड। 1 मिनट 12 सेकंड। अब 1 मिनट 12 सेकंड ये, 116 मिनट ये, कुल कितना अंतर आ गया? तो 117 मिनट और 12 सेकंड। और इसको घंटों में बदलो तो 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड। ये भारत के पूर्व और पश्चिम में सूर्य उदय और सूर्य अस्त में अंतर कितना रहेगा? तो लगभग ये 2 घंटे रहेगा। लगभग स्पष्ट रूप से 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड, और लगभग पूछे तो लगभग कितने घंटे का अंतर है? लगभग 2 घंटे का अंतर। 2 घंटों का अंतर, 2 घंटों का अंतर आएगा। कितना अंतर आएगा? 2 घंटों का अंतर आ जाएगा उत्तर जो पश्चिम और पूर्व में सूर्योदय में। तो अगली अपन पंक्ति अपन लिखे, भारत के पूर्व व पश्चिम में लगभग सूर्योदय व सूर्यास्त में 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे मतलब कोष्टक में करें तो 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड, और लगभग मतलब 2 घंटे। 2 घंटे का अंतर है, अंतर है। गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त होता है। अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की तुलना में 2 घंटे ही पहले सूर्य उदय होगा, तो 2 घंटे पहले ही सूर्य अस्त भी होगा। सबसे बाद में सूर्य उदय गुजरात में होगा, तो सबसे बाद में अस्त भी कहां पर होगा? गुजरात में होगा। तो अभी अपन ने भारत की आज स्थिति, और स्थिति में अपन ने अक्षांशीय स्थिति भी पढ़ी, और साथ में अपन ने देशांतरीय स्थिति भी पढ़ी। तो इस प्रकार से भारत की जो स्थिति थी वो कंप्लीट हुई। सेकंड अपना पॉइंट क्या रहा है? वो है भारत का विस्तार। सेकंड पॉइंट रहा है अपना भारत का विस्तार, बी पॉइंट।
तो अभी आप लिखो भारत का विस्तार, बी पॉइंट भारत का विस्तार। और भारत के विस्तार में क्या पढ़ेंगे? भारत का विस्तार। और भारत के विस्तार में अपन 3 पॉइंट पढ़ेंगे। 3 कौन कौन से पॉइंट है? एक बिंदु तो अपना है जिसका नाम है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात करेंगे। दूसरा आकृति, भारत की आकृति कैसी है। और तीसरा सी की बात करें तो सीमा। अब भारत का विस्तार की बात करें तो 3 बिंदु पढ़ेंगे। भारत का क्षेत्रफल कितना, भारत की आकृति कैसी है, और भारत की सीमा जो कि जलीय सीमा भी और स्थलीय सीमा भी। इनमें सबसे पहले क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है, राज्यों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में बड़े छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश भी छोटे बड़े कौन से हैं, जिले भी छोटे बड़े कौन से हैं, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा है, विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितने % है, क्षेत्रफल में बड़े कौन से देश हैं, इनकी बात करेंगे। उसके बाद में भारत की आकृति कैसी है, और उसके बाद में सीमा जो कि कुल सीमा कितनी है, उनमें से स्थलीय सीमा कुल कितनी है, कितने देशों के साथ लगती है, कितने किलोमीटर लगती है, कौन कौन से राज्य बनाते हैं, और उसके बाद में जलीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं, कौन से हैं जो जलीय स्थलीय दोनों बनाते हैं। ये सब अपन बात सीमा में करेंगे और भारत का विस्तार के रूप में करेंगे, जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।